आधार ऐसा नहीं है कि किसी के पास आधार नंबर आ गया तो वो कुछ आपको असुविधा कर सकता है, हानि कर सकता है, क्योंकि आधार का जब इस्तेमाल होता है उसके साथ आपके फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, आइरिस चाहिए होता है या ओटीपी चाहिए होता है। पिछले 10 साल में अब तक करीब हमने 133 करोड़ आधार इशू कर दिए हैं। मैं पहले साइबर सिक्योरिटी की बात करना चाहूँगा कि हमारा जो डेटा है हम विभिन्न प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो हमारे फायरवॉल्स हैं कि विभिन्न प्रकार के स्तर पे हम बोथ जो हम कहते हैं हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड, हम दोनों प्रकार से उसको सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और हम ऑडिट करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी के ऑडिट होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होता है, और ऑडिट का भी हम ऑडिट करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं कि किस प्रकार से कर रहे हैं। आधार किस प्रकार से लोगों के ईज ऑफ लिविंग में सुविधा बन सके, और उसमें कोई प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं होता है। उसमें कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है। इनफैक्ट आधार में आप देखेंगे हम इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास केवल 5 फील्ड हैं। हमारे पास नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और एड्रेस है। इन 4 चीज़ों के अलावा हमारे पास जो कोर बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट, आँख की पुतली और फेस, ये 3 बायोमेट्रिक हैं। हमारे सिस्टम से ये बायोमेट्रिक जो हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं। फेस ऐसा नहीं है कि कोई नया हम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बस, ये आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि बहुत लोग फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने में संकोच करते थे क्योंकि छूना पड़ता था, किसी ने और छुआ हुआ है कहीं जम। तो उसके तहत देखते हुए और ये देखते हुए कि फेस का टचलेस जो है आप दूर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, इसको देखते हुए हमने रखा है। और हमने, जैसे मैंने बोला, ये कंसेंट के बेस है। जब सहमति होती है तभी किया जाता है, उसके बिना नहीं किया जाता। तो कोई प्राइवेसी का इशू उठना नहीं चाहिए इसमें। कि 2019 में आधार नियम में ही बहुत संशोधन किया गया था कि अगर किसी ने कोई दुरुपयोग किया, कोई फ्रॉड किया, कोई इम्पर्सनेशन किया, आधार एक्ट में ही उसका पेनल्टीज़ हैं। और वो आधार एक्ट का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो भी अपॉइंट हो गए हैं। और आप हमारे वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारे एक 1947 टेलीफोन है, वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारे जो आधार ऑफिसेज हैं स्टेट्स में, वहाँ आप कंप्लेंट दे सकते हैं। आप ईमेल भेज सकते हैं। तो अगर कोई भी दुरुपयोग हुआ है उसका आप कंप्लेंट, एक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है हमारा। हम जब भी कोई अपडेट करता है, कोई एनरोलमेंट करता है, हम क्वालिटी चेक करते हैं। उसके पास हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक करते हैं कि वाकई में ये ड्राइविंग लाइसेंस जो बोला है ड्राइविंग लाइसेंस है या कुछ और दे दिया है। जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारे इकोसिस्टम पार्टनर की भूल है, कोई किसी ने इम्पर्सनेशन किया है, तो उन पार्टनर्स के अगेंस्ट हम सस्पेंशन करते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है हम एफआईआर भी लॉन्च करते हैं। तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं UIDAI के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आधार से संबंधित तमाम जानकारियों के बारे में, कितना सुरक्षित है हमारा आधार, और जिस तरह कहा जाता है कि इसमें आशंका व्यक्त की जाती है कि क्या ये प्राइवेसी के जो हमारे अधिकार है उसके साथ कहीं समझौता होता है। उनसे तमाम पहलुओं पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या IT लॉ या साइबर सिक्योरिटी लॉ को और मजबूत किए जाने की जरूरत है जब आधार की बात आती है। किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करें अगर आपको लगता है कि कोई आपके आधार नंबर का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर जो हमारा डेटा है, यहाँ आधार डेटा है, उसको सुरक्षित रखने की दिशा में हमें बतौर नागरिक क्या कदम उठाने चाहिए। इन सभी पहलुओं पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सौरभ गर्ग आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आधार की बात करें या UIDAI की बात करें तो 2009 से लेकर अब तक 1 दशक का वक्त बीत चुका है। अब तक की यात्रा कैसी रही, कैसे पड़ाव रहे सिटीजन्स के लिए बना, तो उनको अब तक क्या बेनिफिट मिला अगर हम बात करें गरीब वर्ग की खास तौर पे, और अगर क्या इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ? जब
करीब 10 साल पहले आधार का शुरुआत हुई थी, तब देश में कोई आधिकारिक रूप से जी कोई आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं था। जी इसकी वजह से अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोई पहचान पत्र ना हो, जैसे कि राशन कार्ड है या पासपोर्ट है जी या पैन कार्ड है, तो उसको यही बताने में बहुत समय लग जाता था कि वो कौन है, जी कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जी आधार के आरंभ के बाद ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बहुत आसानी से दे पा रहे हैं। और पिछले 10 साल में अब तक करीब हमने 133 करोड़ आधार इशू कर दिए हैं। जी और आज के समय हर अडल्ट जो है 18 वर्ष से ज़्यादा का उम्र व्यक्ति जो भारत में रहता है, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार का आधार कार्ड मिल चुका है। हमारा जो टोटल परसेंटेज है, मोर देन 93% हैं जो लोगों को मिल गया है। जी और जो नहीं मिला है वो प्राय 0 to 18 साल के हैं, 0 to 5 ईयर्स, जो 5 साल के नन्हे शिशु हैं, उनको धीरे धीरे उनका भी हो जाता है 5 साल तक, और 18 साल तक होने पर सभी व्यक्तियों के पास आधार कार्ड हो जाता है। इस आधार कार्ड के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधा हो पाई हैं। एक तो प्रथम जो मैंने कहा कि जो सशक्तिकरण मिलता है, एक एम्पावरमेंट मिलता है किसी को भी यही बताने के लिए कि वो कौन है, उसकी वजह से जो उपलब्धियां ले पाते हैं सरकार की, जो हम बोलते हैं एक्सेस टू गवर्नमेंट, वो उपलब्धियां और वो सेवाएं सरकार की उनके पास पहुंच पा रही हैं बहुत आसानी की तरफ से। और आपने डीबीटी का मेंशन किया, इस आधार के कार्ड के कारण जिस प्रकार से हम सोच कर सकते हैं सरकारी प्रोग्राम्स का, स्कीम्स का, उसमें भी एक सोच में एक पूरा बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव 2-3 प्रकार के कारण है। एक तो इस बदलाव का ये हुआ है कि हमें जब चिन्हित करना पड़ता है, हमें टारगेटिंग करनी पड़ती है बेनिफिशरीज के बारे में, तो उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। दूसरा है कि आधार एक अब बन गया है फाइनेंशियल एड्रेस, वित्तीय पता। तो फाइनेंशियल एड्रेस होने के कारण अगर हमने सिलेक्ट कर लिया कि किसको ये सेवा देनी है, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हम बोलते हैं, उसके खाते में चला जाता है और वो खाते से डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के कारण जो डुप्लीकेशन होता था कि उसी आदमी को 2 प्रकार के सुविधाएं मिल जाती थी, डीडुप्लीकेशन हो पाता है, जो हम बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज, कि जो व्यक्ति है ही नहीं लेकिन उसको भी सुविधा जा रही थी। बिकॉज आधार अब है तो उस तरह का घोस्ट बेनिफिशरीज का भी रिमूवल हो पा रहा है। और इन्हीं सब कारणों के कारण अगर हम पिछले 5-6 साल का ही स्टैटिस्टिक्स देखें तो डीबीटी से करीब 2.5 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है कि गलत लोगों को जो बेनिफिट जा रहे थे वो अब नहीं जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के फ़ायदे हुए हैं, ये मैंने कुछ आपको अभी बताया है। तो सर, अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या इससे करप्शन कम हुआ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लाभार्थी जो है उन तक ये फ़ायदा पहुंचा सीधे, क्या सब्सिडी लीकेज जो है उसको रोकने में मदद मिली? बिल्कुल, जो हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व फिक्स करने का, उस आधार के कारण हम काफ़ी हद तक आगे तक बढ़े हैं। जी। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई है, पारदर्शिता आ गई है कि कौन लाभार्थी है, वो एक आराम से हम बता सकते हैं कि ये लाभार्थी हैं और इनका ये पता है, ये वित्तीय पता है जो हमें मालूम है, तो उससे एक पारदर्शिता आती है। और दूसरी जो हम दायित्व रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि अगर इस गांव में 100 लोग हैं तो वाकई में इसमें से 100 में से एलिजिबल 60 हैं, 70 हैं, और उनका हम एक ओपन सिस्टम में रख सकते हैं और सबको ये भी मालूम रहेगा
कि वाकई में वो हैं कि ना ही हैं। आप बैक एंड पे भी ऑफिस में भी बैठ के चेक कर सकते हैं कि वाकई में वो लोग आदमी है कि नहीं, बिकॉज आधार के कारण आपको एक मालूम है कि उस नंबर के पीछे कौन आदमी है। उनके आपके पास बायोमेट्रिक्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, तो उससे आपको यूनिकनेस जो होती है, अद्वितीयता जो होती है, यूनिकनेस हम आप सेटल कर सकते हैं। और उसी के कारण ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड जो मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड, उस पर भी इतना काम हो सका है। और दूसरी बात करें, पैन नंबर, बैंक अकाउंट को सबको जोड़ दिया गया, मोबाइल नंबर को भी, तो ऐसे में इससे क्या टैक्स चोरी या टैक्स इवेजन रोकने में मदद मिल रही है? जैसे मैंने कहा कि आधार का प्रयोग डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट स्कीम्स में हो रहा है, और आधार के होने से दो मुख्य लाभ हर प्रोग्राम में मिलते हैं। एक तो ये है कि कोई अगर डुप्लीकेट है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं कि यही आदमी के पास या तो 2 बेनिफिट हैं या 2 पैन कार्ड हैं, वो आप बाहर कर सकते हैं। और दूसरा है कि कोई घोस्ट बेनिफिशियरी है कि नहीं, कोई लाभार्थी वाकई में है कि नहीं, उसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई है कि नहीं। तो घोस्ट बेनिफिशियरी का रिमूवल, और इसमें चाहे वो पैन कार्ड का हो, चाहे वो पीएम किसान का हो या पीडीएस का हो, हर एक स्कीम में इन्हीं 2 कारणों के वजह से विभिन्न प्रकार के फायदे मिल रहे हैं जो भी संस्था इसको इम्प्लीमेंट करती है। और हमने देखा कि हाल ही में चिंताएं ज़रूर थी आधार की सिक्योरिटी को लेकर, इसके दुरुपयोग को लेकर, इसके गलत इस्तेमाल को लेकर, तो उनमें कितनी वास्तविकता है, उनमें कितना दम है? और अगर आप जनता को एड्रेस करना चाहें, उन्हें बताना चाहें इसकी सिक्योरिटी को लेकर, बिकॉज हम अब एक साइबर थ्रेट के युग में जी रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम साइबर सिक्योरिटी कहें या सेफ्टी ऑफ डेटा कहें, ये आधार एक प्रमुख स्तर पे रखते हैं हम जी। हमारे पास, मैं पहले साइबर सिक्योरिटी की बात करना चाहूँगा कि हमारा जो डेटा है हम विभिन्न प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो हमारे फायरवॉल्स हैं कि विभिन्न प्रकार के स्तर पे हम बोथ जो हम कहते हैं हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड, हम दोनों प्रकार से उसको सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जो भी इस डेटा को एक्सेस कर पाता है, हम ट्रस्टेड पार्टनर बोलते हैं, जो विश्वसनीय हमारे साथ भागीदार है, उन्हीं को हम अलाउ करते हैं और उन्हीं के सिस्टम्स के थ्रू होता है। और जब भी कोई एक्सेस करता है उसका हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड रहता है कि किसने किया, क्यों किया, लेकिन हम वो नहीं रहता कि यूज़ क्या किया, बट किसने किया वो हमारे पास रहता है। तो और इसके अलावा हमारा एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जिसको हम प्रति रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि किस प्रकार का अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जो सिस्टम्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व में ग्लोबली हमारा अमंग दी हम अप टू डेट रहते हैं एंड अमंग दी बेस्ट सिस्टम्स हम रखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान अमर रहता है जी। दूसरा आता है सेफ्टी ऑफ द डेटा कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। उसके हिसाब से भी एक नियम है, आधार एक्ट है, उसमें काफ़ी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि किस प्रकार से किसको सुविधा लेने का है, किस प्रकार से हमें उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इकोसिस्टम में है, इन पार्टनर्स के साथ हम ट्रेनिंग्स करते रहते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी हमारे साथ भागीदार हैं, पार्टनर हैं, वो उनका भी हम निगरानी रखते हैं किस प्रकार से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऑडिट करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी के ऑडिट होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होता है, और ऑडिट का भी हम ऑडिट करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं कि किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये प्रमुख हमारे लिए लक्ष्य हैं और हम इस पर ज़रूर ध्यान देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब निवासियों को कि उनको कोई इसमें भयभीत नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे डेटा सिक्योर है कि नहीं। जो प्रकार नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था, उसका भी हम पालन करते हैं पूरे तौर से कि इसमें कोई भूल ना हो। इसी पर मैं आना चाहूँगी कि ये आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि ये
प्राइवेसी के आपके अधिकार से, राइट टू प्राइवेसी से समझौता करता है। आपकी क्या राय है इस पर? मैं ये वेरी क्लियर करना चाहूँगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, उन्होंने वो कहा है। और उसी के तहत आधार एक्ट का भी संशोधन हुआ था 2019 में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके तहत ही हो। उसमें तो कोई फाउंडेशन है, मूल है, उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का सवाल ही उठता नहीं है। हमारा जो प्रयास है ये रहता है कि आधार किस प्रकार से लोगों के ईज ऑफ लिविंग में सुविधा बन सके, और उसमें कोई प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं होता है। उसमें कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है कि जब कोई लाभार्थी कंसेंट देता है कि मैं ये लाभ, ये सुविधा, ये सेवा लेने को तैयार हूँ, और उसके लिए जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है वो ही दी जाती है। इनफैक्ट आधार में आप देखेंगे हम इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास केवल 5 फील्ड हैं। हमारे पास नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और एड्रेस है। इन 4 चीज़ों के अलावा हमारे पास जो कोर बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट, आँख की पुतली और फेस, ये 3 बायोमेट्रिक हैं। हमारे सिस्टम से ये बायोमेट्रिक जो हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये जो भी हम देते हैं अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस, वो कोई और नहीं देता है। केवल हमारा जो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है या EKYC में जो रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी जो फेस का है वो कोई देख सकता है। तो इसलिए प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से लोगों की जिंदगी को सुविधा हो पाए उसका हम इस्तेमाल करने का प्रयास है। साथ ही सर, अभी जो आप रीसेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं कि चाहे फेशियल फीचर को ऐड करने की बात हो या फिर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की बात हो, अब क्या इस पूरे इकोसिस्टम को इस समय, जब मैं पहले भी आपसे कहा कि साइबर थ्रेट्स का युग है और सारी डिटेल एक जगह आ जाएंगी एक सिटीजन की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चाहे IT एक्ट की बात हो और चाहे साइबर सिक्योरिटी लॉ की बात हो, आधार को लेकर उसमें मजबूती देने की ज़रूरत है? पहले जो आपने फेस ऑथेंटिकेशन की बात की, जो चित्र है फेस का वो तो हम शुरू से कलेक्ट करते हैं, और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बीच बीच में ये भी खबर उठती हैं कि जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में कहीं कहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका भी हम समाधान करते हैं। और अब हमने ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि आप 2 प्रकार से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट है, फेस है या आइरिस है, तो उसका सक्सेस रेट्स बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो फेस ऐसा नहीं है कि कोई नया हम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बस ये आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि बहुत लोग फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने में संकोच करते थे क्योंकि छूना पड़ता था, किसी ने और छुआ हुआ है कहीं जम। तो उसके तहत देखते हुए और ये देखते हुए कि फेस का टचलेस जो है आप दूर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, इसको देखते हुए हमने रखा है। और हमने, जैसे मैंने बोला, एक कंसेंट के बेस है, जब सहमति होती है तभी किया जाता है, उसके बिना नहीं किया जाता, तो कोई प्राइवेसी का इशू उठना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है फेस ऑथेंटिकेशन से सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। लोगों को भी सुविधा होती है कि आपको कोई किसी मशीन को छूने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 इंच दूर या 1 फुट दूर से भी कर सकते हैं, और हमें यही आशा है इसमें और सुविधा होगी लोगों की। जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि इससे कोई सिक्योरिटी का इशू आ रहा है या हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है, मैंने जैसे बोला, हम मिनिमल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हम ये नहीं रखते हैं कि किस स्कीम में ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है नहीं यूज़ हो रही, वो केवल उस डिपार्टमेंट के पास रहता है, वो बस चेक करते हैं कि ये लोग हैं और अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सबकी इंफॉर्मेशन रहती है, हमारे पास मिनिमम रहती है, और हमारे पास, हम बोलते हैं जो हम यूज़ ब्लाइंड हैं, हम नहीं रखते कि किस प्रयोग के लिए यूज़ किया गया है। हमारा काम है कि जो डीडुप्लीकेशन है, गोस्ट बेनिफिशियरी है, वेरिफिकेशन है, उसका हम वो करें। हमारा है कहीं भी, कभी भी, किस समय, एनी टाइम एनीवेयर ऑथेंटिकेशन है, कहीं भी कभी भी आप कर पाएँ। ये 24
24/7। ये हम चाहते हैं कि लोग बाग जिस स्कीम में चाहिए वो कर पाएँ। मेरा दूसरा जो पार्ट था सवाल का कि अगर कोई दुरुपयोग करता है आधार का तो फिर उसका कहाँ उसकी कंप्लेन की जाए, कहाँ शिकायत की जाए, कैसे की जाए, और क्या आपको लगता है कि इसके लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी लॉ को और IT एक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, खासतौर पर जब बात आधार की आती है? आपने बहुत ठीक प्रश्न पूछा है कि 2019 में आधार नियम में ही बहुत संशोधन किया गया था कि अगर किसी ने कोई दुरुपयोग किया, कोई फ्रॉड किया, कोई इम्पर्सनेशन किया, आधार एक्ट में ही उसका पेनल्टीज़ हैं। और वो आधार एक्ट का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो भी अपॉइंट हो गए हैं, और आप हमारे वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारे एक 1947 टेलीफोन है, वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारे जो आधार ऑफिसेज हैं स्टेट्स में, वहाँ आप कंप्लेंट दे सकते हैं। आप ईमेल भेज सकते हैं। तो अगर कोई भी दुरुपयोग हुआ है उसका आप कंप्लेंट, एक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है हमारा सोशल मीडिया पे भी है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, वहाँ पे भी हमें क्वेरीज मिलते हैं, कंप्लेंट्स मिलते हैं, और हर कंप्लेंट का हम एनालिसिस करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं, करीब रोज 1.5-2 लाख लोग बाग प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार अपडेट करना है, वो हम ऑन रियल टाइम बेसिस पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। और इसके अलावा कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स का भी एक सिटीज़न चार्टर है कि हम 3 दिन में, 7 दिन में, 30 दिन में उनका हम समाधान ढूंढें। और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारे इकोसिस्टम पार्टनर की भूल है, कोई किसी ने इम्पर्सनेशन किया है, तो उन पार्टनर्स के अगेंस्ट हम सस्पेंशन करते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम FIR भी लॉन्च करते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है। तो ये हम इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा मैंने ऑडिट की बात की, हम ऑडिट्स करते हैं कि किन्होंने कोई भूल किया है तो क्या हम उस पर करेक्टिव एक्शन कर पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ, एंड जहाँ ज़रूरत हो बोथ पेनल्टीज फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल हम लें। और जैसे आपने बदलाव की बात की, मान लीजिए एड्रेस में बदलाव करना है, या किसी का कोई लोग रेंट पर रहते हैं, तो अब आधार कार्ड में बदलाव लाने हैं, या किसी की मान लीजिए शादी हो गई तो एड्रेस बदल गया, या किसी और नौकरी कहीं और लग गई, तो अगर हमें बदलाव करने हैं तो उसको लेके किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली भी हों और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाए कि डुप्लीकेशन ना हो? बिल्कुल। तो इसका हम कंटिन्यूअली अपडेशन करते हैं, जो हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके विभिन्न डॉक्यूमेंट्स अलाउड हैं, 20, 25, 30 अलाउड हैं उसके हिसाब से, और इनका हम बदलाव करते रहते हैं कीपिंग इन व्यू। जो मैंने कहा कि जो लोग बाग प्रश्न पूछते हैं हमसे, उसी को हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा खामी है, भूल है, कहाँ पे चेंज करना है, और उसके हिसाब से एक बार क्वार्टर में, त्रिमाही हिसाब से हम रिव्यू करके उसका चेंजेस करते हैं। और 2 प्रकार का प्रयास है। एक तो कि लोगों की सुविधा होनी चाहिए, कि जैसे हमने अभी हेड ऑफ फैमिली का एक इंट्रोड्यूस किया है कि बच्चों के या अगर किसी के बूढ़े पेरेंट्स हैं, उनका काफ़ी बार प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता उनके नाम पे, तो वो हेड ऑफ फैमिली जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस ले सकें, तो उससे सुविधा हो जाती है। दूसरा है कि हम वेरीफाई कर पाएँ कि जो अगर किसी ने बोला ये पासपोर्ट दिया या ड्राइविंग लाइसेंस दिया, उसका वेरिफिकेशन का सिस्टम हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कैसे हम जिस अथॉरिटी ने उस डॉक्यूमेंट को इशू किया है, कैसे हम उसको वेरीफाई कर पाएँ। ये हम अभी सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, और कुछ हद तक डेवलप हो गए हैं, और जो बचे हैं वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जब भी कोई अपडेट करता है, कोई एनरोलमेंट करता है, हम क्वालिटी चेक करते हैं। उसके पास हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक करते हैं कि वाकई में ये ड्राइविंग लाइसेंस जो बोला है ड्राइविंग लाइसेंस है या कुछ और दे दिया है, जिस नाम पे दिया है वही अपना नाम दिया किसी और का। तो हमारा बैकएंड पे हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो फिजिकल मैनुअल चेक भी करते हैं, और हमारा क्वालिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी हम चेक करते हैं। और जहाँ पे भी भूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो रिजेक्ट तो करते ही हैं, और जहाँ पे अगर फ्रॉडुलेंट होंगे तो नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ लिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में अभी 6 लाख आधार कैंसिल हो गए, तो वो क्यों कैंसिल हुए और फिर उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे? ये एक्चुअली जब शुरू में 2010-11 में हमने शुरू किया था,
तब एक तो ये था, हम बाल आधार उस समय जब देते थे तो कुछ बाल आधार का वो जो हम उस समय बायोमेट्रिक्स नहीं कैप्चर करते, तो कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम था कि उनके पेरेंट्स ने जब छोटे थे तो उनका बाल आधार ले लिया और उन्होंने बड़े में बायोमेट्रिक्स के साथ ले लिया, वो चेक किया। कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स जब कभी कभी हो जाती हैं, टेक्निकल जो रीजंस बोलते हैं, वो हम डिटेक्ट करते रहते हैं। वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि क्लीनिंग अप जो करते रहते हैं कि अगर कहीं एरर है, कहीं भूल है। लेकिन 133 करोड़ आधार हुए हैं और जो बिगनिंग में हमने 6 लाख आधार थे, वो टेक्निकल रीजंस हैं, बाल आधार जो बच्चों के हैं उस प्रकार के कारण होते हैं, और जो यूनिकनेस है आधार की वो हम मेंटेन करते हैं। हाल ही में आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, क्या उसमें कुछ पता चल पा रहा है या किस स्टेज पर वो है कि जिससे पता चले कि सिस्टम में, पूरे सिस्टम में क्या कोई वल्नरेबिलिटीज हैं या नहीं? बिल्कुल, तो ये हम, जैसे मैंने बताया कि हम ये चेक करते रहते हैं हर वक्त कि हमारा सिस्टम सिक्योर है कि नहीं। डिफरेंट एजेंसीज हमको रिपोर्ट देती हैं कि कौन कौन आपका सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, हैक करने के लिए ट्राई कर रहा है। पिछले साल हमने अक्टूबर मास में एक हैकाथॉन किया था। और दूसरा है कि किस हिसाब से जो वेरिफिकेशन है उसको स्ट्रेंथन करें कि जो हमारा डेटाबेस है वो सब हर वक्त अपडेटेड रहे, किस प्रकार लोगों का जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी का तो मैंने बात की, उसकी कैसे अपडेशन हो सके उसका भी हम, और वेरिफिकेशन हो सके वो हम देखते हैं। और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि विभिन्न देशों से, विदेश से बहुत राष्ट्रों का इंटरेस्ट है कि वो अपने अपने राष्ट्रों में भी इस आइडेंटिटी प्रोग्राम चालू करना चाह रहे हैं। तो उनके साथ भी हमारा डिस्कशन चलते हैं, डायलॉग चलता है। और मैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी आधार का जो आर्किटेक्चर है उसी बेसिस पे अपना आइडेंटिटी प्रोग्राम चालू कर दिया है। और आगामी दिनों में इस पे और देश भी इसी प्रकार का प्रोग्राम चालू करेंगे, और जो सहायता होगी, जो सुविधा होगी, वो आधार के हम UIDAI की तरफ से निश्चय उनको सहायता करेंगे। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आधार की सुरक्षा को लेकर? आधार का कैसे इस्तेमाल करें? किसी टेलीकॉम शॉप पर या फिर किसी होटल में अगर वो रुकते हैं तो किस तरह से आधार को दें कि वो आपकी जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, आपका आइडेंटिटी है वो सुरक्षित रहे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आधार ऐसा नहीं है कि किसी के पास आधार नंबर आ गया तो वो कुछ आपको असुविधा कर सकता है, हानि कर सकता है। क्योंकि आधार का जब इस्तेमाल होता है उसके साथ आपके फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, आइरिस चाहिए होता है, या OTP चाहिए होता है। लेकिन तब भी जब भी कोई आपसे पूछे कि आधार उसको चाहिए, आप उससे, जैसे अगर कोई आपसे मोबाइल नंबर अगर आपको कोई मांगता है तो एटलीस्ट आप देखते हैं कि कौन मांग रहा है आपसे, क्यों मांग रहा है, उसका क्या इस्तेमाल करेगा। तो ये जो हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो दूसरा होटल है या जो भी कोई आदमी है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई जिसके ऊपर आपके ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है। तो उतना बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास आपका आधार कार्ड पहुंच भी गया कि वो आपको कोई दुख पहुंचा सकेगा, कोई घटना हो सकेगी। बट जो भी हम बोलते हैं, जैसे नॉर्मल प्रूडेंस जो बोलते हैं, वो मेंटेन करनी चाहिए। जब भी कोई आप चाहे किसी के साथ मोबाइल नंबर शेयर करें, अपना कोई एड्रेस शेयर करें या आधार का नंबर शेयर करें, उसी प्रकार की सुविधा और केयरफुलनेस रखनी पड़ती है। उससे ज़्यादा आपको कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस किसी गलत आदमी के पास भी पहुंच गया, हमारा सिस्टम है एक वर्चुअल आधार करने का, आधार को लॉक करने का है, बायोमेट्रिक को लॉक करने का है, जो आप अपने आप मोबाइल पे पोर्टल पे जाके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा, अगर आपको कोई आशंका है तो आप हमारे फ़ोन नंबर है 1947, वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और जब भी कोई इस्तेमाल करता है आपके मोबाइल या ईमेल पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बस मैं एक यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना आधार अपने मोबाइल के साथ ज़रूर लिंक करें। उससे अगर किसी ने चेष्टा भी की, ट्राई भी कर रहा है, आपको मैसेज हो जाएगा कि आपने कोई ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो
केवल यही है, आप जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कीजिए और अपना आधार को मोबाइल के साथ जरूर लिंक कीजिए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत आपने अहम सलाह दी कि मोबाइल से ज़रूर लिंक करें ताकि आपको फटाफट ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर कोई उसको गलत इस्तेमाल की कोशिश कर रहा है। और साथ ही जिस तरह से जो सिक्योरिटी से डेटा को मेंटेन किया जाता है UIDAI में, क्या डेटा के कलेक्शन के टाइम भी उतनी ही स्क्रूटनी, उतनी ही मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि आउटसोर्स करते हैं एजेंसी? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला, इकोसिस्टम पार्टनर्स जो हमारे भागीदार हैं उनके साथ उनके ऊपर निगरानी पूरी रहती है, ऑडिट्स रहते हैं, सैंपल इंस्पेक्शंस होते हैं, CCTV हम मेंटेन करते हैं, और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई गलत काम ट्राई कर रहा है, उनकी संस्था के अगेंस्ट पेनल्टीज़ करते हैं, उनके विरुद्ध एक्शन लेते हैं, और जहां ज़रूरत होती है क्रिमिनल एक्शन भी लेते हैं। तो उसका पूरा सेफ्टी का हम नज़र रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ गर्ग हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही विस्तार से कई पहलुओं पर आपने बताया कि किस तरह से UIDAI जो है वो हमारी डेटा को सिक्योर रखता है, लगातार उस दिशा में कोशिश करता है, जो गरीब तबका है उस तक लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है, DBT के जरिए करप्शन को कम करने की कोशिश होती है। आपसे टैक्स एविजन पर मैंने सवाल भी पूछा कि किस तरह से क्या टैक्स चोरी पर भी इससे लगाम लगी, और किस तरह से आपको अपना डेटा खुद ही सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहीं दे रहे हैं तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी दिशा में भी किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ ही जिस तरह आपने बताया कि मोबाइल से ज़रूर लिंक करें उसे, ताकि आपको कुछ भी ऐसा होता है आपके आधार नंबर के साथ तो आपके पास फटाफट इन्फॉर्मेशन आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ गर्ग हमसे बात करने के लिए और तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।